मैं श्रवण कुमार और आप अभी देख रहे हैं बवाल दर्पण न्यूज़ चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सहारा इंडिया के पतन की संपूर्ण कहानी को, कि कैसे सहारा इंडिया का पतन का शुरुआत होता है, कहां से इसके पतन की कहानी लिखी जाती है, इसका स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है कि सहारा इंडिया को ख़त्म कर देना है। क्योंकि उस टाइम पे सहारा इंडिया रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार मुहैया कराने वाली कंपनी थी, जिसे लेकर कहा जाता था कि यह आने वाले समय में सबसे बड़ी कंपनी हो सकती है जो लोगों को रोज़गार मुहैया कराएगी। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि इसकी पतन की कहानी लिख दी जाती है, और ये कहानी शुरू होती है साल 2011 के जनवरी माह की 5 तारीख से, जब पेपर में एक खबर आती है जो कि हम आपको दिखाना चाहते हैं। वो ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, सहारा को सुप्रीम कोर्ट से राहत। तो हम आपको ये बताने से पहले आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि ये जो सहारा इंडिया के पतन की कहानी है, हम आपको एपिसोड बाय एपिसोड इस कहानी को बताएंगे कि कब क्या हुआ। हम आपको उस पेपर की जो कटिंग हमने रखा है उसमें क्या लिखा है, किस डेट पे क्या हुआ, हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो चलिए हम आज एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं और हम बताते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, साल 2011 के जनवरी माह की 5 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट से राहत की बात हुई है, उसमें क्या लिखा गया है उस कटिंग में, वो हम जानते हैं। तो आपको बता दें, इसमें लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को सहारा समूह की बड़ी राहत मिली। उसने न केवल सहारा समूह की 2 कंपनियों को पूंजी जुटाने की इजाज़त दे दी है, बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए बाजार नियामक सेबी की याचिका खारिज कर दी। हालांकि अदालत ने सहारा को सेबी द्वारा मांगी गई जानकारी मुहैया कराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो उस समय HS कपाड़िया थे, उनकी पीठ ने समूह की 2 कंपनियों द्वारा पूर्ण परिवर्तनीय ऋण पत्रों से पूंजी जुटाने के मामले में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले महीने अपने अंतरिम आदेश में सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को बाजार से पूंजी जुटाने की मंजूरी दी थी। जबकि बाजार नियामक सेबी ने दोनों कंपनियों पर किसी भी तरीके से बाजार से धन जुटाने पर पाबंदी लगा दी थी। इस आदेश के खिलाफ ही सहारा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उसे राहत मिल गई थी। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। फिर हम चलते हैं साल 2011 के जनवरी माह की 8 तारीख को, जब सहारा की 2 कंपनियों में निवेश पर सेबी ने चेताया था। उसमें उस कटिंग में लिखा गया था, यानी कि उस दिन के पेपर में लिखा गया था कि बाजार नियामक सेबी ने सहारा समूह की 2 कंपनियों में पूंजी लगाने को लेकर निवेशकों को चेतावनी दी है। सेबी ने कहा कि यदि निवेशकों को सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में निवेश करने से कोई नुकसान होता है तो इसके लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे। सहारा समूह की ओर से इस बारे में तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। नियामक ने शुक्रवार को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया कि सहारा समूह की ये कंपनियां वैकल्पिक पूर्ण परिवर्तनीय ऋण पत्रों के जरिए बिना उसकी मंजूरी के धन जुटाती रही। वह इन कंपनियों द्वारा जारी OFCD के संबंध में निवेशकों की किसी भी शिकायत का निवारण नहीं कर सकेगा। फिर हम जानते हैं कि उसके अगले पेपर में क्या आया था। उसमें लिखा गया कि सहारा हाउसिंग निवेशकों की जानकारी देगा। ये जानकारी पेपर में दी गई थी, जिसमें लिखा गया था कि सहारा हाउसिंग कॉरपोरेशन को भारी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ऑप्शनली फुल कंफर्टेबल डिवेंचर के जरिए बाजार से धन जुटा सकता है, लेकिन इसमें कौन लोग निवेश कर रहे हैं उसकी जानकारी उसे सेबी को देनी होगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस HS कपाड़िया की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने यह आदेश बाजार नियामक सेबी की याचिका पर दिया था। सेबी ने सहारा हाउसिंग के फुल कंफर्टेबल डिवेंचर लाने का विरोध किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने सेबी की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ सेबी सुप्रीम कोर्ट में आया था। पीठ ने कहा कि सहारा कॉरपोरेशन निवेशकों की पूरी जानकारी सेबी को देगा। यह कहते हुए पीठ ने मामला वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट को सौंप दिया था। इसके बाद फिर एक खबर आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि सहारा पर फिर गिर सकती है सेबी की गाज। उस पेपर में लिखा हुआ था कि उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपए वापस करने और बाजार नियामक को सारे दस्तावेज सौंपने के न्यायिक आदेश पर अमल नहीं होने की स्थिति में सेबी सहारा समूह के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। सहारा समूह की 2 कंपनियों ने पूर्ण परिवर्तनीय ऋण पत्रों के जरिए निवेशकों से यह रकम जुटाई थी। इन ऋण पत्रों पर पूरी तरह इक्विटी शेयर में बदलने का विकल्प रखा गया था। न्यायमूर्ति KS राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति JS खेहर की खंडपीठ ने कहा कि उसके आदेश पर अमल नहीं होने की स्थिति में कानूनी प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करना सेबी का कर्तव्य है। सेबी ने न्यायालय में एक अर्जी दायर कर आरोप लगाया है
कि सहारा समूह उच्चतम न्यायालय के 31 अगस्त के निर्देशों पर अमल नहीं कर रहा है। न्यायालय ने अपने फैसले में सहारा समूह को निर्देश दिया था कि निवेशकों से संबंधित सारी सूचनाएं और दस्तावेज 10 दिन के भीतर सेबी को मुहैया कराए जाएं। न्यायाधीशों ने इस संबंध में अतिरिक्त समय देने के लिए सहारा समूह के मौखिक अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कहा कि यह सब लिखित में देने की आवश्यकता है। न्यायालय ने 31 अगस्त को सहारा समूह की कंपनी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन को निवेशकों से जुटाई गई धनराशि उन्हें लौटाने का निर्देश दिया था। फिर हम जानते हैं वर्ष 2012 की 11वीं महीना दिनांक 7 तारीख की खबर को, जिसमें कि लिखा गया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सहारा मामले में सेबी की आज अहम बैठक है। उस बैठक में क्या हुआ उसके बारे में हम जानते हैं। इसमें लिखा गया कि बाजार नियामक सेबी सहारा समूह के बहुचर्चित मामले में सभी निवेशकों की सम्मुख पहचान के काम का ठेका लेने की इच्छुक सरकारी बैंकों और केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बुधवार को मुंबई में बैठक करेगा। चयनित एजेंसियों को यह काम निपटाने के लिए निवेशकों के सम्मुख ही उनका सत्यापन करना होगा। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी को निर्देश दिया है कि वह सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों के बॉन्ड धारकों को 24,000 करोड़ रुपये का रिफंड 15% सालाना ब्याज के साथ कराए। इस मामले में सेबी को बॉन्ड धारकों की वास्तविकता का सत्यापन करना है। इन कंपनियों में सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन शामिल है। सेबी ने आईपीबी के ठेके के इच्छुक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों से निविदाएं आमंत्रित की थी। इसके बाद 26/11/2012 का एक पेपर आता है। उसमें एक खबर छपती है कि सहारा के खिलाफ अभियोजन प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। उसमें क्या लिखा गया है ये जानिए। इसमें लिखा गया कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने सहारा समूह की 2 कंपनियों के खिलाफ अभियोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बाजार नियामक ने आरोप लगाया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार सहारा समूह 3 करोड़ निवेशकों से संबंधित दस्तावेज मुहैया कराने में असफल रहा है। सेबी ने कहा कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन तथा सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा उनके प्रवर्तक को निदेशकों अशोक राय चौधरी, रविशंकर दुबे, वंदना भार्गव तथा सुब्रत राय सहारा के खिलाफ अभियोजन की प्रक्रिया शुरू की गई है। बाजार नियामक ने कहा कि सहारा ने उच्चतम न्यायालय के 31 अगस्त 2012 के आदेश के तहत दस्तावेज नहीं दिए हैं। ऐसे में सेबी ने उच्चतम न्यायालय में अवमानना की याचिका दायर की है। हालांकि सहारा समूह के प्रवक्ता ने सेबी के कदम पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इसके बाद 6/12/2012 के दिन एक और पेपर आती है, जिसमें कि खबर छपती है 9 हफ्ते में निवेशकों को देना होगा पैसा। इसमें सहारा को कोर्ट से मिली मोहलत की बात की जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा गया है ये हम आपको बताते हैं। इसमें लिखा गया है कि निवेशकों को रकम लौटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सहारा को राहत देते हुए 9 हफ्तों का समय दे दिया है, लेकिन समूह को तत्काल 5120 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। सहारा समूह की 2 कंपनियों को अपने 3 करोड़ से अधिक निवेशकों को 15% ब्याज के साथ 24,000 करोड़ रुपए लौटाने हैं। इस मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर की 3 सदस्यीय पीठ ने सहारा समूह को निर्देश दिया कि बाजार नियामक सेबी को वह तत्काल 5,120 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट दे। शेष रकम उसे 2 किस्तों में फरवरी में सेबी के पास जमा करानी होगी। कोर्ट के निर्देशानुसार सहारा समूह को 10,000 करोड़ रुपए की पहली किस्त जनवरी 2013 में और शेष राशि का भुगतान फरवरी के प्रथम सप्ताह में करना होगा। सेबी और निवेशकों के एक संगठन ने न्यायालय के इस आदेश पर कड़ी आपत्ति की। इनका तर्क था कि उनका पक्ष सुने बगैर ही न्यायालय ने यह निर्देश दिया है। इसके अलावा यह मामला अन्य बेंच के समक्ष लंबित है। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश की बेंच को न तो इसे सुनना चाहिए था और न ही आदेश में कोई बदलाव करना चाहिए था। फिर हम चलते हैं 7/2/2013 के दिन पे, जब अखबार में खबर आती है। उसमें बताया जाता है कि सहारा समूह की संपत्तियां जब्त क्यों नहीं की, जिसमें कोर्ट ये आदेश देती है। कोर्ट ये सवाल पूछती है। इसमें है सुप्रीम कोर्ट ने बाजार नियामक सेबी से पूछा है कि उसने निवेशकों का पैसा न लौटाने पर सहारा समूह के खाते फ्रीज और संपत्तियां जब्त क्यों नहीं की। कोर्ट ने 31 अगस्त को एक आदेश में सहारा समूह से कहा था कि वह 3 महीने में 3 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों का 24,000 करोड़ रुपये 15% ब्याज के साथ लौटा दे। जस्टिस KS राधाकृष्णन और JS खेहर की पीठ ने सेबी से ये सवाल उसकी अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए किए। कोर्ट ने कहा, हमने फैसले में ही पैसा न लौटाने के परिणामों के बारे में स्पष्ट कर दिया था, फिर उसने ये सख्त कदम क्यों नहीं उठाए। सेबी के वकील ने कहा कि खाते तथा संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए मुंबई की दीवानी अदालतों में कार्यवाही शुरू की गई है, जहां से उन्हें नोटिस जारी हो चुके हैं। लेकिन सहारा समूह पर अवमानना का मामला भी बनता है, क्योंकि उसने पैसा लौटाने के लिए नवंबर के बाद विस्तारित की गई अवधि का भी उल्लंघन किया है। फिर हम चलते हैं
फरवरी माह 2013 की ही 14 तारीख को जब अखबार में खबर आती है, उसमें लिखा गया है सेबी ने सहारा के खातों पर लगाई रोक। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है सेबी ने निवेशकों का धन लौटाने के मामले में सहारा के खिलाफ बुधवार को कड़ा रुख अख्तियार किया। सेबी ने समूह की 2 कंपनियों और समूह प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा समेत कुछ अधिकारियों के बैंक खातों पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। इनके साथ ही कंपनियों की चल अचल संपत्ति भी जब्त करने को कहा गया है। सेबी ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले सप्ताह दिए गए निर्देशों के बाद उठाया है। असल में कोर्ट ने सहारा के रवैये को देखते हुए कंपनी के खातों पर रोक लगाने को कहा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि न तो कंपनियों ने 2 किस्तों दी और न ही कोर्ट के आदेशों को माना। बुधवार को सेबी ने कहा कि कंपनियों ने 6,380 करोड़ और 19,400 करोड़ बॉन्ड धारकों से जुटाए थे। इसमें कई तरह की अनियमितता बरती गई है। तो चलिए आज के इस एपिसोड को यानी कि एपिसोड 1 को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे एपिसोड 2 के साथ, जिसमें कि हम सहारा के पतन की और कहानियों को जानेंगे।